नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। उत्तर प्रदेश में दो रामपुर हैं। एक रामपुर जो आज़म खान का रामपुर है और एक रामपुर ख़ास है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का गढ़ है। यहाँ से दूसरी बार विधायकी का चुनाव लड़ रही हैं उनकी बेटी आराधना मिश्रा उर्फ मोना। क्षेत्र के लोग उनको मोना दीदी कहते हैं और उनका व्यस्त समय है, पर मैंने 10 मिनट का समय उनसे उधार ले लिया है। छोटी ही बातचीत करेंगे, 2-4 बातें आपकी। कैसी चल रही है चुनाव की तैयारी? देखिए, ये रामपुर खास मेरा परिवार है, घर है, और आज से नहीं, 37 साल पुराना रिश्ता है इस परिवार से। तो जितनी मुझे लगता है मैं मेहनत करी, उससे ज़्यादा जो यहाँ के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे तो सब अच्छा लग रहा है, जैसे घर परिवार में माहौल होता है। ठीक है। मैं बहुत सारे इससे पहले भी फेसबुक लाइव मैंने 2-3 यहाँ से किए। लोगों ने बताया कि कहाँ कहाँ हाईवे बना है, कहाँ कहाँ पॉलीटेक्निक के कॉलेज आए हैं। मैं वो आपसे रिपीट नहीं करवाना चाहता, लेकिन कुछ स्तरों पर जो काम बाकी है, जो इस कार्यकाल में आप सोच रही हो कि ये 4-5 काम मेरी प्राथमिकता में हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमारे नौजवान, हमारे भाई हैं, जो आज बेरोज़गार घूम रहे हैं, जिनको एक उम्मीद थी कि मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष मिलेंगी। नौकरी तो मिली नहीं। नोटबंदी में जिनकी मिली भी थी, लगी भी थी, आज वो गांव में आके घर बैठ गए। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं एक ऐसा वातावरण रामपुर खास में बनाऊं कि यहाँ पे रोज़गार के साधन में उपलब्ध करा सकूं। तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रोज़गार है। दूसरा, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनका स्वाभिमान बना रहे, इसके लिए, उसके लिए भी मैं पूरी प्रयास करूँगी, और यही दो मेरी पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा तीसरी जो विश्वास मुझे रामपुर खास की जनता ने दिया है, वो ये रहा कि मेरे पिता ने बहुत काम किया है, पर अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। तो वो उन कामों को पूरा करना, ये मेरी प्राथमिकता है। जो उनके अधूरे सपने हैं, उनके अधूरे काम हैं अपने मेरे पिता के, उनको पूरा करना। कौन कौन से हैं? मतलब 2-4 जैसे आपने सोचा हो कि यहाँ मैं ये करवा दूँ। हमारे यहाँ राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, जो मेरे पिताजी और हमारी पूर्व सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह लाए थे, उससे लगभग 70-75% हमारे यहाँ विद्युतीकरण हो गया है। तो 25-30% बाकी है। तो वो मेरी प्राथमिकता है कि हर घर में, हर गरीब के घर में बिजली पहुँचे। ये एक सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरा, शिक्षा के बहुत सारे ऐसे काम हैं, स्कूल खुल रहे हैं, ITI में लेके आई हूँ। अगला मेरा जो टारगेट है वो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज है। तो आपका मुकाबला आपके पिताजी से ही है। मतलब ये जो जगह है, यहाँ से 30 साल से ज़्यादा समय से प्रमोद तिवारी 35 साल विधायक रहे, और उपचुनाव 2014 का हुआ, जिसमें उनकी बेटी जीती, बड़ी बेटी हैं, छोटी बेटी भी प्रोफेसर हैं शायद। हाँ, तो ये समीकरण है। तो यहाँ पिछले 30-35 सालों में जो काम हुआ है, जो विधायक रहे हैं, सांसद निधि के अलावा विधायक निधि से जो काम हुआ है, वो प्रमोद तिवारी जी के द्वारा ही हुआ है। अब एक किस्म से ये विरासत आपके पास आई है और क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें अब आपसे हैं, तो ये किस तरह का चैलेंज है? बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक मानक मेरे पिता ने विकास का रामपुर खास में पर्याय बना, रामपुर खास विकास के नाम पे। तो जाहिर सी बात है, लोगों की उम्मीदें भी मुझसे बहुत ज़्यादा हैं, और वो चाहते हैं कि जिस तरह से मेरे पिता ने काम किया, जिस तरह से उन्होंने विपक्ष में रहते 27 साल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं रही, पर हर सरकार में रामपुर खास का विकास 24 घंटे के लिए भी नहीं रुका। तो वो उम्मीदें लोगों की मुझसे भी हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो उम्मीदें मुझसे रहें, और मुझे इतनी ताकत रामपुर खास के लोग मुझे दें, आशीर्वाद दें, कि मैं उन सारी उम्मीदों को, उनके विश्वास को पूरा कर सकूं। ठीक है। आपने 27 साल का जिक्र किया मैम। एक नारा पहले कांग्रेस ने दे दिया था गठबंधन से पहले, 27 साल यूपी बेहाल, और अब गठबंधन हो गया है। तो उस गठबंधन पूर्व के समीकरण और उसके बाद के समीकरणों को आप कैसे देखती हैं? देखिए, गठबंधन यूपी के लिए नहीं, हिंदुस्तान की मजबूरी हो गई थी जो आज गठबंधन सपा कांग्रेस का हुआ। क्योंकि जिस तरह से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही थी पूरे उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से झूठ और फरेब के नाम पे उत्तर प्रदेश की मासूम जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, ये कहीं ना कहीं हमें रोकना था। हमें लगा कि अगर उसको रोकना है तो हम साथ मिलकर के रोक सकते हैं। हमने आमंत्रित किया जो हमारी जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाली ताकतें हैं, और हम
ये मानते हैं कि ये गठबंधन ही है जो उत्तर प्रदेश में भाजपा जैसी सांप्रदायिक ताकतों को रोक सकता है। ठीक है। मैं जब एक युवा महिला नेता से बात करता हूं तो उनके विज़न के बारे में जानने को लेकर भी इच्छुक रहता हूं। तो मतलब सांप्रदायिकता एक समस्या है, जड़ यहाँ इसकी गड़ी, मतलब उत्तर प्रदेश में तमाम तरीक़ों से इसकी जड़ें लोगों ने गहरी बना दी हैं बल्कि। तो अब आप इसका इलाज क्या देखती हैं समाज के स्तर पर? एक नेता के इतर में पूछ रहा हूँ कि क्या इस पूरी समस्या से किस तरह से निपटा जा सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में आने वाले 4-5 सालों में ये सबसे युवा प्रदेश होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा मतदाता नौजवान होंगे। तो मुझे लगता है कि नौजवान आज उसको विकास चाहिए, उसको चाहिए कि, और मैं मानती हूँ कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने पिछले 5 साल में विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, और हम ये मानते हैं कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनेगी तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और मेरा दावा है कि उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है उसको सुरक्षा चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। और ये तीनों वो सांप्रदायिक ताकतों के साथ अपना समय, अपना भविष्य नहीं बर्बाद करना चाहता। मैं एक महिला के रूप में, एक नेता के रूप में हर तरह से इस बात को मानती हूँ कि आज जो आने वाला विजन है वो इन सब चीज़ों से हटकर है। हम सब उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं, चाहे जिस पार्टी में रहें। आपने अपने पिताजी से लोगों से मिलने जुलने के संबंध में कौन सी बात सीखी है जो अभी तक आपके काम आ रही है? मतलब एक शैली उनकी अगर आपने अनुसरण उसका किया हो। मैंने जो कुछ भी सीखा है, बात करने का तरीका, काम करने का तरीका, जो भी सीखा मैंने अपने पिता से सीखा है। वो मेरे आदर्श हैं और उन्होंने उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया है राजनीति में, समाज में। जो मैं हूँ आज, जिस तरह से मेरा लोगों के बीच में जो मुझे प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, ये उन्हीं की दिखाया हुआ रास्ता है, उन्हीं की सीख है। और ये मैं मानती हूँ कि ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यही सही तरीका है। 35 साल उन्होंने रामपुर खास की जनता के बीच में, उन्होंने लोगों के बीच में रह करके ये सिद्ध कर दिया कि यही सही तरीका है। ठीक है। रामपुर खास में जो विकास हुआ है, जो दिखता भी है, वो लोग कहते हैं कि प्रमोद तिवारी जी ने अपने प्रभुत्व का, अपने असर का इस्तेमाल करते हुए, जैसे राजकुमारी रत्ना सिंह जी से उनके अच्छे संबंध थे, तो सांसद निधि का ज़्यादा पैसा प्रतापगढ़ सदर में नहीं लगा, रामपुर खास लालगंज में लग गया। ऐसी बातें चलती हैं। हो सकता है ऐसा हो, मुझे नहीं पता है। लेकिन ये कला जो है, मोदी सरकार में भी यहाँ ठीक ठाक काम हो गया केंद्र से आकर के, नहीं हुआ है लोग कह रहे हैं। 2.5 साल हो गए, हमने तो अपने सांसद के दर्शन नहीं किए जो यहाँ से बन के गए। अच्छा। 2.5 साल हो गए, और ये मुझसे ही नहीं पूछिए, हो सकता है आपको लगे कि मेरा बायस ओपिनियन है। मैंने बाहर पूछा लोगों से। तो 2.5 साल में आपको किसी ने बताया कि सांसद निधि किसी ने ऐसा कहा कि रामपुर खास में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद भी किसी ने कहा, मैं तथ्य चेक नहीं कर पाया उस समय, काम हुआ है कि वो भी प्रमोद तिवारी जी की वजह से ही हुआ है। तो देखिए, एक बात मैं मानती हूँ, और ये बात ये सही है कि अपने क्षेत्र के लिए, रामपुर खास के लिए, मेरे पिता ने अक्रॉस पार्टी लाइन जाके रामपुर खास के विकास के लिए वो सबके पास जाके उन्होंने काम लिया है, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, सपा रही हो, बसपा रही हो, और इसमें कोई बुराई नहीं। अपने लोगों के लिए काम लाना है, अक्रॉस पार्टी लाइन से ही जुड़ा एक बिल्कुल। उनके लिए रामपुर खास प्राथमिकता है, और रामपुर खास के विकास के लिए जिसके दरवाजे जाना पड़ेगा और यहाँ के लिए कुछ मांग के लाना पड़ेगा, तो उसमें कोई नुकसान नहीं। एक अक्रॉस पार्टी लाइन से ही जुड़ा सवाल, तमाम किस्से चलते हैं, बगल में ही कुंडा है ना, राजा भैया हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, सपा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं। पहले लोग उनकी दुश्मनी के किस्से सुनाया करते थे, और इस बीच दोस्ती के सुना रहे हैं। देखिए, दुश्मनी कोई व्यक्तिगत किसी से नहीं होती है, और मेरे पिता की मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो एक राजनीतिज्ञ हैं, और एक बहुत बड़े महान राजनीतिक हैं, बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं। उनका किसी से भी जो रहा है, अगर किसी से मतभेद रहा है तो वो राजनीतिक रहा है। वो हमेशा विकास के लिए लड़ते रहे हैं और अपराधियों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। तो वो लड़ाई तो उनकी कल भी थी, आज भी, और भविष्य में भी रहेगी। पर जहाँ तक अगर गठबंधन में आप किसी के साथ, किसी पार्टी के साथ है, तो आप उनके नेताओं के साथ जब साथ में चल रहे हैं तो उनके साथ तो आपको चलना पड़ेगा। इसकी कोई कहानी है क्या? लोग कहते हैं कि सुनी सुनाई बात कि राजा भैया ने
प्रमोद जी के घर का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि आपने रामपुर खास में बहुत विकास किया है और मुझे विकास के गुर सिखाइए, और इस तरह की कोई बात है क्या? ये सब लोग सूत्रों के हवाले से छापते रहते हैं। मुझे नहीं लगता, पर अगर ऐसा कहीं है, वैसे ऐसी कोई जानकारी मेरे उसमें नहीं है, और ऐसा जहाँ तक मुझे पता ऐसा कुछ नहीं है, और मेरे पिता मुझसे कुछ छुपाते भी नहीं, मैं ये भी कह सकती हूँ। पर अच्छा है अगर मॉडल है रामपुर खास, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर इसको देख करके लोग अपने क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो ठीक सकती है। है। एक इसी से जुड़ा एक सवाल और सीधे ही पूछ रहा हूँ कि राजा भैया की राजनीति को, जिसको बाहुबली की राजनीति कहा जाता है, उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये एक व्यक्तिगत लोगों का अपना ओपिनियन है। मैं बहुत इसलिए नहीं कह सकती हूँ क्योंकि जब मैंने राजनीति में रामपुर खास में उनका कोई दखल नहीं है, या हमारा कोई उनसे बहुत व्यक्तिगत ऐसा संबंध नहीं है जहाँ मैं ये कह सकूँ कि वो बाहुबली हैं या वो ऐसा उन्होंने कुछ हमारे क्षेत्र में ऐसी चीज़ की हो। मैं नहीं मानती हूँ ऐसा, पर ये उनका व्यक्तिगत अपना बाहुबली हो शब्द सकता का है। अर्थ आप क्या समझती हैं कि क्या? जिसके पास बाहुबल हो, जिसके पास ताकत हो। राजनीति में बाहुबल होना अच्छी बात है या ठीक बात है या बुरी बात? मैं ये मानती हूँ कि राजनीति में अगर आप क्षेत्र के विकास के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा, अपने लोगों के क्षेत्र के विकास के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर आप अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं, आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे आपके क्षेत्र की जनता को तकलीफ हो रही है या कहीं विकास रुक रहा है, तो वो आपत्तिजनक है। पर अगर किसी आपकी ताकत से, मेरे पिता बाहुबल नहीं था उनके पास, तो कैसे विपक्ष में रह करके भी इतना काम रामपुर खास में करा सकते हैं? अगर उन्होंने कराया है तो ये तो उनकी ताकत थी ना। ठीक है। राजनीति में महिलाओं की जब बात आती है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर महिला नेता मायावती हैं। उनकी सियासत के बारे में, या सियासत छोड़ दीजिए एक बार को, एक महिला नेता के तौर पर उनके उभरने की कहानी क्या आपको प्रभावित करती है? बिल्कुल, वो एक दलित महिला हैं, और जिस तरह से मैं तो अंबेडकर जी के सिद्धांतों को, क्योंकि वो कांग्रेस का उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और आज अंबेडकर जी को जो पहचान मिली वो संविधान के रचयिता के रूप में मिली, और कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर जी का सम्मान किया, और मायावती जी अंबेडकर जी के दिखाए रास्ते पे चल रही हैं, और एक महिला और दलित महिला के रूप में उन्होंने इतनी मेहनत करके आज उन्होंने पार्टी को यहाँ पहुँचाया है, तो मैं तो बिल्कुल उनका सम्मान करती हूँ। और प्रियंका गांधी जी की छवि के बारे में आप क्या कहेंगी? यहाँ उत्तर प्रदेश में लोग प्रियंका गांधी की छवि के बारे में क्या सोचते हैं? प्रियंका जी हमारी नेता हैं, और हम लोग तो चाहते थे कि प्रियंका जी और सक्रिय हो, पर इतना मैं जानती हूँ कि वो हर वक्त, हर पल की उत्तर प्रदेश की खबर उनके पास रहती है। वो पूरी तरह से संगठन के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से वो पूरी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे उनकी नज़र बनी रहती है, गतिविधियों पे बनी रहती है, और उनकी एक शख्सियत है, उनका एक व्यक्तित्व है, और हम सब लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। ठीक है। और एक चीज़ के जैसे जातीय वोट बैंक बन गए हैं, धार्मिक वोट बैंक बन गए हैं, मुस्लिम वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, क्यों नहीं एक महिलाओं का वोट बैंक बनता है जो सब ट्रांसेंड करते हुए सारी महिला को वोट डालेगी? हैं आपको मैं बताऊं, और इस बात की मुझे खुशी है कि जब मैंने पिछले 2014 में चुनाव लड़ा था, तो जो मेरा चुनाव परिणाम आया तो 42% महिलाओं ने, जो मेरी जीत हुई थी उसका में 42% महिलाओं ने मुझे वोट किया था। तो मैं तो ये कह सकती हूँ कि 42%, मुझे तो महिला होने के नाते मुझे महिलाओं का अपनापन आज भी जिस तरह से मुझे मिलता है, वो एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में मुझे स्वीकार करती हैं। आज मैं एक ऐसी कैंडिडेट हूँ, मैं किसी के भी घर में जा सकती हूँ, किसी के घर के आंगन में बैठ सकती हूँ, मुझे वो सम्मान, वो प्यार रामपुर खास से मिला है, और विशेषकर यहाँ की जो महिलाएं उनसे मिला है। ठीक है। आपका मुकाबला नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार जी से है। इस बार लोग कह रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले इस आदमी ने मेहनत की है, तो थोड़ा सा मुकाबला हो गया है। भले ही आप पिछली बार बड़े वोटों के अंतर से जीती, और हाल ही में उन्होंने एक भावुकतापूर्ण आरोप लगाया कि मुझे पीटा गया, और है ना वगैरह, वीडियो वगैरह चले। इन आरोपों पर आप कैसे, आपकी क्या राय है, क्या सफाई है? देखिए, ये मुझे एकदम तथ्यहीन आरोप है। ये घटना ज़रूर सही थी कि एक दिन उन्होंने एक जिला पंचायत सदस्य जो महिला थी, अकेली महिला, जो मेरा पुष्पा जी, वो मेरा प्रचार कर रही थी, उस महिला के ऊपर उन्होंने करीब लगभग 25-30 गाड़ियों से थे, जिसमें लगभग 100 लोग थे, और सारे बाहर के आपराधिक छवि के लोग थे, फतेहपुर बांदा के। उनके साथ उन्होंने उन पर हमला किया, उनके साथ अभद्रता की, जिसके
आवेश में आकर के गांव के लोगों ने उन्हें बचाया और गांव वालों ने ही उनको वहाँ से, जो उनके साथ लोग थे वो जब भागे तो जिनको गांव वाले पहचानते, तो बेचारा गांव का कमज़ोर आदमी, गरीब आदमी, किसी को पहचानता तो था नहीं, तो उसने, उन लोगों ने पकड़ा वो जिसको उन्होंने देखा कि वो अभद्रता कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, मारपीट, उन्होंने गांव के लोगों को भी मारा पीटा नागेश प्रताप जी ने। तो जिन लोगों को भी उन्होंने मारा पीटा, गांव वालों ने भी मारा पीटा। तो ये ज़ाहिर मुझे मालूम चला, मुझे तो, मैं तो मौके पे नहीं थी, पर मुझे जो एसपी ने बताया कि हाँ ऐसा हुआ और गांव के ही कुछ लोगों ने, उनके साथ कुछ लोग थे उनको भी, और शायद जो मुझे पता लगा उनके ऊपर भी कुछ लोगों ने मार पीट के उनको वहाँ से भगाया होगा, पर मेरी जानकारी में बहुत पूरी घटना नहीं है। ठीक है। ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा कि दूसरे जो हमारे उम्मीदवार हैं उनसे चुनाव में इस वक्त काफ़ी, पिछली बार उन्होंने बड़ी मेहनत करी, इस बार तो मैं एक बात कहूँगी, रामपुर खास में मैं एक उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ी हूँ। मैं रामपुर खास की बेटी हूँ, यहाँ की बहन हूँ, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि रामपुर खास ने मुझे एक परिवार की तरह स्वीकार किया है। चुनाव की तरह लड़ा जाता है, ये एक सही बात है, पर जहाँ तक आत्मविश्वास की बात है, विश्वास की बात है, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि रामपुर खास की जो मेरा परिवार है, जो जनता है यहाँ की, वो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ पिछले 37 साल से थी। आज जो मैं उत्साह देख रही हूँ अपने भाइयों में, वो मुझे पिछली बार से भी ज़्यादा दुगना उत्साह दिखाई दे रहा है। इसलिए परिणाम तो 11 के बाद पता लगेगा, पर मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि रामपुर खास का जो उत्साह और विश्वास मेरे साथ है वो पिछली बार से दुगना है। ठीक है। और प्रदेश के स्तर पे क्या समीकरण है, सरकार किसकी बन रही है, क्या सोच रहे हैं? मतलब आप कहेंगी गठबंधन की बन रही है, लेकिन ईमानदारी से अभी ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैंने तो व्हाट्सएप पे, ये तो दुनिया ही व्हाट्सएप की हो गई आजकल, तो मैंने तो, आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप पे जो लीक हुआ, एक जो ट्रेंड लीक हुआ था, अगर उसके हिसाब से जाएं तो 52 सीटें तो हमको फर्स्ट फेज़ में ही बताई गई थी। पर क्योंकि मेरे फादर ऑल ओवर यूपी हर कैंपेन कर रहे हैं, वो स्टार प्रचारक हैं, तो एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आने वाली सरकार कांग्रेस और सपा गठबंधन की बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसमें हम आपको मंत्री पद पे देखेंगे? ये तो समय बताएगा। आप की थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में भी मेरी दिलचस्पी है कि आप पढ़ाई लिखाई किस तरह की किताबें पसंद करती हैं, सिनेमा देखती हैं तो कौन सा, किस तरह का, खाली समय में क्या करती हैं? सिनेमा तो देखने का टाइम नहीं मिलता है, ज़्यादातर रामपुर खास में ही समय बीतता है, परिवार है तो जो समय मिलता है वो उनके साथ बिता पाती हूँ। बाकी पढ़ने का शौक़ है, हर तरह की किताबें पढ़ती हूँ, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिक्शन, सभी कुछ। और छोटी बहन का राजनीति में कैसे साथ मिलता है? छोटी बहन का साथ मुझे राजनीति में मिलता है, वो एक IIIT में एसोसिएट प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल है, और बैक ऑफिस वो और मेरे हस्बैंड अंबिका मिश्रा जी, हु इज़ एन एजुकेशनिस्ट, वो, ये दोनों लोग मेरा पूरा साथ देते हैं, बैक ऑफिस मेरा पूरा संभालते हैं, संचालन किस तरह से हो चुनाव, क्योंकि मैं तो दिन भर प्रचार करती हूँ, तो ऑफिस का पूरा काम, बैक ऑफिस का, ये दोनों लोग संभालते हैं। और आप अवधी बोल लेती हैं? हाँ बिल्कुल, यहीं पैदा हुए भय ही और इन्हीं के बीच में रहे ही, तो अवधि तो हमारे बोल तो ले गए। ये देखिए, ये मोना दीदी थी, क्षेत्र में लोग मोना दीदी कहते हैं। 2014 के उपचुनाव में ये चुनाव जीती थी और अब दूसरी बार यहाँ से लड़ रही हैं। प्रमोद तिवारी जी का गढ़ है, कुछ वोट प्रमोद तिवारी जी की वजह से भी पड़ता है और कुछ उन्होंने भी अपने स्तर से बनाने की कोशिश की है। कुलदीप सरदार, कैमरे के पीछे अमितेश कुमार, द लल्लन टॉप.com के लिए।